प्रोफेसर केसी वेयर डिस्क्राइब्ड इंडिया एज क्वाजी फेडरल, मतलब एक ऐसी फेडरेशन जिसमें सेंटर का बायस स्ट्रॉन्ग हो, यानी सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया हमेशा से ऐसा था? नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम सेंटर स्टेट रिलेशंस में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं और इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन अमेंडमेंट्स ने सेंटर स्टेट रिलेशंस को रीडिफाइन किया है, कब सेंट्रलाइजेशन हुआ, कब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और कैसे फेडरल बैलेंस एडजस्ट हो रहा था। तो जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, तो सबसे पहली अमेंडमेंट हमारे पास आती है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब इसकी अगर हम बैकग्राउंड में समझें कि क्या जरूरत पड़ी कि 7th अमेंडमेंट एक्ट लानी पड़ी जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फोर्स में आया था, उस टाइम पे इंडिया की जो स्टेट्स थी वो डिवाइड की जाती थी ABCD 4 पार्ट्स में, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट थी ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव अरेंजमेंट थी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे स्टेट्स में लिंग्विस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही थी। स्टेट्स चाहती थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड किया जाए, और वहीं आंध्र प्रदेश की बात आती है जहां पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिक डिमांड जो है वो बड़ी, और उसी के कारण आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 में पहला ऐसा राज्य बना जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। अब जब आंध्र प्रदेश जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक राज्य बन गया, तो बाकी स्टेट्स में भी लिंग्विस्टिक बेसिस की डिमांड काफी बढ़ती चली गई, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई थी जिसको हम बोलते हैं फजल अली कमीशन 1953 में ही। और यही फजल अली कमीशन जो थी इसने रिकमेंडेशन दी थी कि हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि एक नेशनल यूनिटी भी बनेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी इंश्योर की जाएगी। और इसीलिए इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर दो चेंजेस किए गए। एक तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कब आया? वो भी आया हमारे पास 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यह आया 1956 में, और इसी के साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, वो भी 1956 में ही आया। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो ऑर्डिनरी लॉ था एक तरह का, ठीक है, और जो अमेंडमेंट थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था। अब इस अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले जो हमारी स्टेट्स ABCD पार्ट्स में डिवाइड थी उसको एबॉलिश कर दिया। ये ABCD का सिस्टम जो है वो एबॉलिश कर दिया, और इसकी जगह पर बनाई गई हमारे पास स्टेट्स एंड यूटीज। और जब ये बनाई थी तब ओरिजिनली हमारे पास 14 स्टेट्स थी और 6 यूटीज थी। तो मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो बनाई गई, बाउंड्रीज जो है वो वापस रीड्रॉ की गई। उसके साथ साथ फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस किए गए। फर्स्ट शेड्यूल जिसमें कि स्टेट्स और यूटीज की पूरी लिस्ट होती है, तो जब स्टेट्स और यूटीज बन गई तो फर्स्ट शेड्यूल को चेंज किया और उसमें जितनी भी स्टेट्स और यूटीज बनी थी उन सबकी एक लिस्ट बना दी, उनके सबके नाम दे दिए। और उसी के साथ साथ फोर्थ शेड्यूल जो कि बात करता है राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो जब स्टेट्स और यूटीज नए नए बने थे तो राज्यसभा में इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी हमें चेंज करना पड़ा, इसलिए फोर्थ शेड्यूल भी चेंज हुआ। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन बनाया गया कि एक गवर्नर जो है वो मोर देन 1 स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। इससे पहले हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन जब क्योंकि स्टेट्स और यूटी बनी तो उसमें से कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जो काफी छोटी थी, और अगर छोटी थी तो उन्होंने कहा कि हम एक गवर्नर जो है वो मल्टीपल स्टेट्स को दे सकते हैं, ताकि छोटी स्टेट जो है वो उनके लिए अलग से वापस गवर्नर ना बनाना पड़ा, वापस डुप्लीकेशन ना हो और थोड़ा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, और एक गवर्नर जो है वो मल्टीपल स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। तो ये प्रोविजन एक बनाया गया, और ये आर्टिकल ध्यान रखना, ये आर्टिकल है हमारे पास 153। उसी के साथ साथ प्रोविजन बनाया गया कि हम कॉमन हाई कोर्ट्स बनाएंगे, मतलब एक हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए होगा, ठीक है। जिस तरह से गवर्नर का बनाया था कि एक से ज्यादा स्टेट के लिए कोई एक गवर्नर जो है वो चलेगा, उसी तरह से हाई कोर्ट में भी कहा गया कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स को तक उसकी ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। उसी के साथ साथ राज्यसभा की सीट्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, वही जो हमने फोर्थ शेड्यूल की बात की कि राज्यसभा की जो सीट्स है वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो आपको समझना है कि अमेंडमेंट जो है
तो सारा का सारा रिलेटेड है हमारे पास स्टेट और यूटीज की रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई थी, यानी कि स्टेट्स और यूटीज जब बनी थी उससे रिलेटेड। और ये क्यों कैसे याद रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1956 में आया था और सेम ईयर में सेम टाइम पर 7th अमेंडमेंट हुई थी कि आपने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाकर जो चेंजेस करनी है उन चेंजेस को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना भी पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होता है तो हमें चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने एक्ट लाया। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर के साथ साथ स्टेट की भी रिलेशंस की बात की जा रही है, इसीलिए इस तरह का जो हमारे पास एक्ट आया था उसमें आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि जब सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई भी चेंजेस आती हैं, मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी चेंज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो उस केस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस मोर देन 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो इस केस में 7th अमेंडमेंट में हमने यही किया था, हमें यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए थी। ठीक है, तो ये 7th अमेंडमेंट आपको समझ आ गया कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी और क्या चेंजेस हुए थे, फिर ये सारे चेंजेस उसी से रिलेटेड है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आता है जिसने सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ चेंज किया था, वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये टाइम था हमारा इमरजेंसी का टाइम। जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब इंदिरा गांधी की सरकार ने अमेंडमेंट लाई थी और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसके कारण इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसमें मेजरली जो चेंजेस हुए थे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे। और इस अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे क्या चेंजेस हुए थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। तो अगर आपको वो नहीं पता या आपने नहीं देखी तो आई बटन पे उसका लिंक दिया, तो वहां से जाकर बैकग्राउंड भी अच्छे से समझ सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स में क्या चेंजेस हुए थे वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, तो हम देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट में सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्या चेंज हुए थे। चेंज हुआ था ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि पहले स्टेट लिस्ट में होते थे, यानी कि स्टेट का कंट्रोल होता था, उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में ला दिया। कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि हमारे पास स्टेट और सेंटर दोनों का पावर होता है, दोनों ही इस पे लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई क्लैश आ जाता है या कहीं पे भी डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो उस केस में यूनियन जो है, सेंटर जो है वो ही लॉज बनाता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि पहले स्टेट लिस्ट में थे, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। और यही चेंज के कारण कहा जाता है ऐसा कि इस चेंज ने सेंट्रलाइजेशन लाई। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर की पावर ज्यादा कर दी, क्योंकि पहले जो ये 5 सब्जेक्ट्स थे इन पे स्टेट अब पावर्स थी, स्टेट के पास पावर थी, स्टेट जो है वो लॉज बनाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, स्टेट्स की पावर जो है वो लेकर सेंटर को दे दी गई। मतलब कंकरेंट लिस्ट में ऐसा ही होता है कि स्टेट सेंटर में अगर कहीं क्लैश भी हो जाए तो सेंटर ही लॉज बनाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को जुडिशरी से हाई किया, पावरफुल बनाया, साथ ही साथ पार्लियामेंट को या हम कहें सेंटर को स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल बनाया था। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट में अगर हम सेंटर स्टेट की बात करें तो यही एक मेजर चेंज आता है जो कि हमें मिलता है। बाकी जो हमारे मेजर चेंजेस हैं वो सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो वीडियो को जरूर से देखना फंडामेंटल राइट की एवोल्यूशन की, जिससे आपको समझ आएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे समय समय पे अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हुए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अमेंडमेंट आती है सेंटर स्टेट रिलेशन की, वो होती है हमारी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसको हम बोलते हैं कि पंचायती राज सिस्टम लाया गया इसी अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये अमेंडमेंट आई 1992 में। अब पंचायती राज सिस्टम लाया गया तो इसकी एक बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला गया था। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो जब चाहती वो पंचायत को डिसॉल्व कर देती थी। इलेक्शंस जो है वो इरेगुलर होते थे और फाइनेंशियल पावर्स भी बहुत वीक थी। इसीलिए ताकि हमारी पंचायती सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो इसलिए पंचायती सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई थी।
और इसीलिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। और इसी में हमने देखा कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया गया, जिसमें कि आर्टिकल्स हमारे पास हैं 243 से लेके 243 ओ तक। ये सारे आर्टिकल्स जो है वो पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड हैं। ये इंसर्ट किए गए थे पार्ट 9 में। पंचायती राज सिस्टम को 3 टीयर सिस्टम बनाया था, यानी कि 3 लेवल्स पर पूरी पंचायती राज सिस्टम चलती थी। सबसे पहले विलेज लेवल की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत होता था, ब्लॉक लेवल पर होता था पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। ये 3 टीयर सिस्टम जो है पंचायती राज सिस्टम का बनाया गया। ग्राम सभा को रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब विलेज असेंबली जो है वो रूरल डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन बन गई थी। और इसका जो टेन्योर था वो 5 ईयर्स का फिक्स कर दिया कि 5 साल तक इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो 5 साल का टेन्योर जो है वो फिक्स किया गया। एंड SC/ST एंड विमेन रिजर्वेशन भी मैंडेटरी कर दी गई। ये ध्यान रखना कि ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी है, कि ये रिजर्वेशन होगी ही होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की बात की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस कंडक्ट कराएगी। और जब हम बात करते हैं स्टेट के इलेक्शंस की तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराती है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शंस कंडक्ट कराती है? पंचायती सिस्टम के। ठीक है, उसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया, जो कि ये सारे फाइनेंस को देखेगा। मतलब कि पंचायती सिस्टम के जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पावर्स होंगी वो सब किसको दी गई? स्टेट फाइनेंस कमीशन को। और स्केड्यूल में 11 स्केड्यूल जो ऐड किया गया, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट है। अब इस स्केड्यूल में क्या क्या है? पूरी लिस्ट है जो कि 29 सब्जेक्ट्स की बात करता है। वो 29 सब्जेक्ट जो कि डायरेक्टली पंचायती राज सिस्टम के अंडर आते हैं, जिसमें कि स्टेट कुछ नहीं करती। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के अंडर आता है, मतलब वो इंस्टीट्यूशन खुद ही पूरा कंडक्ट करती है सब कुछ। तो ये 29 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में ऐड किए गए। तो ये सब चेंजेस थी जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाई गई, जो कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड थी। इतनी सारी पावर्स जो हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिल गया पंचायत से रिलेटेड, और इस सब में कहीं भी स्टेट जो है वो कोई इंटरफेयर्स नहीं कर सकती। तो इसको कहा जाता है कि इस केस में हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, नीचे तक पूरी डिसेंट्रलाइजेशन की गई है, पूरी डेमोक्रेसी नीचे तक लाई गई है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट जो था वो सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करता था, उसी तरह 73rd अमेंडमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करती है। तो ये आपको समझना है कि कहाँ सेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, मतलब सारी पावर सेंटर को दी जा रही है, और कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, मतलब कि नीचे के लेवल तक पूरा डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। फिर 73rd के साथ ही 74th अमेंडमेंट भी आती है उसी टाइम पे 1992 में, जो कि बात करती है म्युनिसिपैलिटी की। जैसे 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती सिस्टम की बात करती है, उसी तरह से 74th जो है वो म्युनिसिपैलिटी की बात करती है। तो पार्ट्स में हमारे पास 9th A पार्ट जो है वो इंसर्ट किया गया, जिसमें आर्टिकल्स थे 243P से लेके 243ZG तक। ये सारे आर्टिकल्स म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड होते हैं। ओ तक सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पंचायत के हैं, और पी से लेके आगे तक पूरे म्युनिसिपैलिटी के हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया: नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये आपका एरिया कितने साइज का है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ऐसे इस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो बनेगी। अगर लार्ज अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, स्मॉल अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपल काउंसिल होगी, और ट्रांजेक्शन एरिया है तो उस केस में नगर पंचायत होगी। इसके साथ साथ रिजर्वेशन प्रोविजन जो है वो इसमें भी बनाया गया, सेम वैसे जैसे पंचायती सिस्टम में था। SC रिजर्वेशन और 1/3 रिजर्वेशन विमेन की इसमें बनाई गई, सेम वैसे ही जैसे पंचायती सिस्टम में था, सब कुछ वैसा ही इसमें भी किया गया। यहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगी, और 12th शेड्यूल जो वो ऐड किया गया, जिसमें कि 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो ध्यान रखना, पंचायती सिस्टम में 29 सब्जेक्ट्स थे 11th शेड्यूल में, और म्युनिसिपैलिटी के केस में 18 सब्जेक्ट्स हैं 12th शेड्यूल में। तो ये लाया है 74th अमेंडमेंट में, और पंचायती सिस्टम लाया था 73rd अमेंडमेंट। दोनों ही सेम टाइम पे हुए 1992 में। और ध्यान रखना कि दोनों ही इंस्टीट्यूशन पहले से एग्जिस्ट करते थे,
बस इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिला है, उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया इनको, ताकि वो अपनी वर्किंग जो है वो अच्छे से बिना किसी इंटरफेरेंस के कर सके। तो अभी तक हमने जो 4 अमेंडमेंट देखी, आई होप समझ आई होगी। सबसे पहले स्टार्ट हुआ जब स्टेट्स बनी, 7th शेड्यूल में स्टेट्स और यूटीज बनी, और उसके बाद स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया 42nd अमेंडमेंट में, जो कि सेंट्रलाइजेशन दिखाता है। और फिर डिसेंट्रलाइजेशन का पीक दिखता है हमें 73rd और 74th अमेंडमेंट। अब उसके बाद आती है हमारे पास 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो कि बात करता है जीएसटी की। ये अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी की बात करता है। इसमें क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले आर्टिकल 246 ए जो है वो इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 246 ए जो है वो बात करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के पास जीएसटी के रिलेटेड क्या पावर्स होंगी, और स्पेशल पावर देता है पार्लियामेंट को फॉर इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट मतलब अगर किसी दो स्टेट के बीच में अगर जीएसटी का बात हो रही, जीएसटी का डिवीजन होना है, तो उस केस में पार्लियामेंट को स्पेशल पावर देता है कि ये सारे इस केस में लॉ बनाएगा या इस केस को हैंडल करेगा, ये वाली जो जीएसटी जो टैक्स हैं उसको हैंडल करेगा। उसी के साथ साथ आर्टिकल 269 ए इंसर्ट किया गया, जो बात करता है जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड कलेक्टेड बाय सेंटर। जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है उस केस में जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंटर कलेक्ट करता है। और जब सेंटर कलेक्ट करता है उसके बाद जितना हिस्सा सेंटर और स्टेट को मिलना चाहिए उस हिसाब से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोविजन है ये 269 ए में डाला गया। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 279 ए जो है वो भी इंसर्ट किया गया, जो कि जीएसटी काउंसिल बनाने की बात करता है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिलता है, या कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पता चलता है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर से देखना, जिसमें कि जीएसटी का स्पेशल मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है कि जीएसटी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहते हैं। तो ये सब चेंजेस किए, और उसी के साथ साथ 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट की। 7th शेड्यूल जो कि बात करता है सेंटर स्टेट पावर के रिलेटेड, मतलब हमारी तीनों लिस्ट के बारे में बात करता है। इसमें भी चेंजेस की। अब इसमें क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सब को मर्ज करके जीएसटी बनाई गई। ठीक है, और कंकरेंट टैक्सेशन मॉडल जो है वो क्रिएट किया गया, मतलब यहाँ पे जो टैक्सेशन है इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाएगा, ये ऐसा कहा गया। तो ये सारे चेंजेस जो है वो जीएसटी के रिलेटेड है। 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 में आया था, जीएसटी के ही रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो इंसर्ट किए हैं और उनमें क्या प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो हमने जितने भी अमेंडमेंट पढ़े, क्या इन सब में स्टेट रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी? आर्टिकल 368 जैसा कहता है, तो यस बिल्कुल थी, क्योंकि ये जितने भी हमने एक्ट पढ़े हैं, जितने भी अमेंडमेंट हमने पढ़ी है, ये सारी अमेंडमेंट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करती है। ये हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। और जब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, उस केस में आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 कहता है कि हमें यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में विद मोर देन 50% स्टेट रेटिफिकेशन। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी मैंने अमेंडमेंट बताए इसमें आपकी स्टेट रेटिफिकेशन लगी थी, फिर ही ये अमेंडमेंट बिल जो है अमेंडमेंट एक्ट बना था। क्योंकि इस सब में क्या हो रहा है, स्टेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्टेट की पावर्स को भी अफेक्ट हो रहा है। तो यही हमारे पास है सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सो अब अगर आपको सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट याद करने में मुश्किल आ रही थी, तो अब इस लिस्ट के हेल्प से आप इजीली सबको याद कर सकते हो। 5 ही ऐसे अमेंडमेंट है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्पैक्ट करती थी। 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एंड 101 अमेंडमेंट। ये 5 अमेंडमेंट है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इफेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरा फंडामेंटल राइट एवोल्यूशन की अमेंडमेंट का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कैसे फंडामेंटल राइट जो है वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की हेल्प से चेंज हुए थे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट्स के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द पॉलिटिकल डेस्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।